हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि हम पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 दिन के बाद हम वीडियोस को लेके आ रहे हैं। सॉरी फॉर दैट डिले, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आज हम अपने टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, दैट इज क्लाइमेट पीवाईक्यू। इट मींस हम क्लाइमेटोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस फ्रॉम 1995 से 2025 तक हमारे सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एंड स्टेट पीस पूछे गए हैं फ्रॉम द सिंगल टॉपिक, उनके मेजर क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर हैज बीन 72 स्लाइड्स, इट इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग वीडियो। तो अगर आप लोग इस वीडियो कंप्लीटली देख रहे हैं, सो प्लीज टेक अ पॉज इन बिटवीन, और अगर आप वन शॉट में देख रहे हो, दैट इज टोटली अप टू यू। कहानी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एंड द थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ गाइज, कि सबसे पहले अटेंटिव होकर चीज़ों को फोकस होकर पढ़ना शुरू कर दें, चीज़ें उसके बाद आसान हो जाएंगी। और ऐसे आसान से क्वेश्चन जो देखने में बहुत लेंदी लगते हैं, एज यूपीएससी इज डूइंग राइट नाउ, कि क्वेश्चंस को लेंदी बना दे रहा है ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए क्वेश्चन को करते हुए। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलरली। कह रहा है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमोस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। की वर्ड्स पे फोकस करते हुए हमको डिसाइड करना है कि हमारा को क्या कह रहा है टॉपिक। कह रहा है जो डस्ट पार्टिकल है in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than the equatorial and the polar areas। अब हमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर के एक बेसिक कॉम्पोजिशन को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमारे लिए चीजें रिलेटिवली थोड़ी आसान पड़ जाएंगी। जैसे मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे कोई भी नॉर्मल इंसान क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो इसका एक जनरल टर्म पे हम आंसर देंगे कि सर एटमॉस्फेयर इज समथिंग वेयर वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। उसमें पहली चीज क्या होती है? गैस। दूसरी चीज क्या होती है? वाटर वेपर। और तीसरी चीज क्या होती है आपकी? डस्ट पार्टिकल। ये 3 चीजें एक एटमॉस्फेयर के अंदर कॉम्पोजिशन में होती हैं, दैट्स व्हाई वी से एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारा इन 3 चीज से बना हुआ है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर जब भी आप पढ़ते हो तो एटमॉस्फेयर में हम क्या देखते हैं? इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द क्रस्ट, तो क्रस्ट से जब वो ऊपर देखना शुरू करता है टूवर्ड्स द स्पेस, टूवर्ड्स द स्काई, तो वो कहता है कि मैं एटमॉस्फेयर को देख रहा हूं। सो वी हैव डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन एवरी सिंगल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वी हैव अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन्हीं 3 चीजों की। कहीं गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, ये सब हमें मिक्स मिलते रहते हैं। सबसे ज्यादा जो डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर होता है दैट इज कन्फाइंड इन द ट्रोपोस्फेरिक लेयर, सबसे लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में होता है। गैसेस आर रिलेटिवली लाइटर एंड दैट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, बट जो डस्ट पार्टिकल होता है वो बहुत नीचे सबसाइड करता है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जब भी हम अपने अर्थ को बनाते हैं, इस मदर अर्थ में ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर के बाद ये जो पर्टिकुलर 30-30 का रीजन है, इसको कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं एज 30 डिग्री लैटिट्यूड्स। उसके ऊपर आता है आपका 60 एंड 60 के ऊपर आता है 90। ये है आपका इक्वेटोरियल रीजन। ये आपका पर्टिकुलर जो रीजन होता है इसको कभी कभी आप टेम्परेट कहते हो, और ये है आपका पोलर रीजन। अब हमारे एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल in the atmosphere is more in the subtropical and the temperate areas। वो कह रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल का कॉम्पोजिशन है इस पर्टिकुलर लेयर में वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द इक्वेटर एंड द पोल। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन है आपका, उससे ज्यादा, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में डस्ट पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द इक्वेटर एंड द पोल। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, एक सेकेंड, दूसरा, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में ड्राई विंड्स होती हैं। मतलब कैसी बोली उसने? लेस ड्राई विंड्स। अब देखो यूपीएससी क्या कर रहा है, बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। क्यों? इक्वेटर पे देखो गाइस, इक्वेटर पे लगातार क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूस क्लाउड फॉर्मेशन इक्वेटर पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। अब अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो हमें सिंपल लॉजिक समझ आता है ना कि डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर के साथ बहते हुए नीचे आ जाएंगे। सो इक्वेटर का जो रीजन होगा वहां पे हमें जनरली डस्ट पार्टिकल कम देखने को मिलेंगे। अब हम पोल्स की बात करें
पोल्स ठंडा रीजन है, वहां पे भी जो पूरा मॉइस्चर है उसके अंदर हम देखते हैं वाटर वेपर है, और वो बाकी पोल के आसपास जाते जाते क्या लगता है आपको, लैंड फॉर्म्स खत्म होने लगते हैं, तो वहां पे भी जो डस्ट पार्टिकल वो रिलेटिवली क्या होता है, वो कम होता है। बट अगर हम बात करें अपने ये 30 से लेके 60 तक के बीच के रीजन को, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, ये गलत बात है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में ड्राई विंड्स होती हैं, लेस नहीं, हमारे ड्राई विंड्स वहां पे प्रोमिनेंटली रूल ही करती हैं। अब अपने स्टेटमेंट्स को देखते हुए आप नॉर्मली एक चीज को इमेजिन कर सकते हो, इट सेज द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, which is wrong because subtropical region are dominated by the dry winds due to the descending in the subtropical high pressure belt। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये समझ आता है that dust particle are majorly located in the belt of subtropic and the temperate region। ठीक है, पोल्स एंड इक्वेटर पे डस्ट पार्टिकल रिलेटिवली क्या होते हैं, कम होते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड, और इसके आंसर को करने के लिए बस लॉजिक लगाना है, अगले किसी एग्जाम के अंदर आए, यू आर रेडी फॉर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, दैट इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेट, अब इक्वेटर या इक्वेटर वर्ड, अब देखो कह रहा है जनवरी के महीने में जो आइसोथर्म होता है वो इक्वेटर की तरफ बेंड होता है व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, एंड पोलवर्ड मूव करता है व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता आइसोथर्म्स होते क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आइसोथर्म को इंडिकेट करते हुए समझना है कि आइसोथर्म होते कैसे हैं। अब बहुत ध्यान से लॉजिक समझना, आइसो जो वर्ड है कभी भी लाइफ में आपको सुनाई दे, सो दिस आइसो वर्ड इंडिकेटिंग समथिंग विच इज सेम, जो सेम वर्ड होता है उसका सिनोनिम होता है आइसो। अब मैं बोलूं आइसोथर्म, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, इसका मतलब आइसोथर्म इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे सेम टेम्परेचर होता है। अब एक चीज लॉजिकली समझना, बहुत लॉजिकली इंडिया के एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको आइसोथर्म ना मतलब बच्चों की तरह रट जाए। अब जितने बच्चे अपने यहाँ इंडिया के अंदर हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक जोन को इमेजिन कर लें। मैं आपसे इतना बोलूं कि एक काम करता हूं, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं कहूं 30 डिग्री टेम्परेचर यहां पे है, 30 डिग्री टेम्परेचर यहां पे है, 30 डिग्री टेम्परेचर यहां पे, 30 डिग्री टेम्परेचर यहां पे, और 30 डिग्री टेम्परेचर यहां पे। लॉजिकली समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इन सारे एक ही टेम्परेचर के रीजन्स को इंडिकेट करने के लिए एक पैरेलल लाइन खींचूंगा इस तरीके से, और उनको इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा, करा दूंगा ऐसे, देख रहे हो ये। तो मैंने कुछ यूनिक नहीं किया, दुनिया में जहां जहां 30 डिग्री टेम्परेचर है उसको मैंने एक पैरेलल इमेजिनरी लाइन खींच के कनेक्ट कर दिया। इन्हीं को आप आइसोथर्म कहते हो। एक बार आइसोथर्म के मैप को भी देख लो ताकि दिमाग आपका थोड़ा और चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा जनवरी का महीना, ये रहा हमारा जुलाई का आइसोथर्म। अब देखो ये है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, ये उन्होंने एक लाइन खींच दी, देखो ध्यान से कलेक्टिव इस लाइन को देखना, यहां पे ये लाइन आके खत्म हो गई। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? सो दिस रेड लाइन इज इंडिकेटिंग जहां जहां पे रेड लाइन मैंने खींची है ऑन द ग्लोब वहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। उसके ऊपर देखो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वो ऐसे जा रहा है। देखो ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि जहां जहां सर आपने ये रेड लाइन खींची है वहां 10 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस को दिखा रहे हैं आप। उसके ऊपर देखो ये ऐसे जा रहा है। देखो ये लाइन क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है फॉर एग्जांपल 0 डिग्री टेम्परेचर। जहां जहां पे ये लाइन है वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। अब आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म बेसिकली पूरे ग्लोब पे सेम टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है विच इज पैरेलल, ये कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। अब आइसोथर्म 2 महीनों में अलग अलग एंगल दिखाते हैं, एक जनवरी और एक जुलाई, क्योंकि हमारा सन आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे थ्रू आउट द वर्ल्ड ये घूमता रहता है इस तरीके से। अब इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास
एंड पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन। जनवरी के महीने में जो आइजोथर्म है वो इक्वेटर की तरफ बेंड करता है ऑन द कॉन्टिनेंट व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, और पोल की तरफ बेंड करता है व्हाइल क्रॉसिंग द सी। एक बार कलेक्टिवली देख लेना। अब एक बार इस वाली लाइन को समझना, ये हमारा आइजोथर्म है, जनवरी का महीना है, जब वो कॉन्टिनेंट पे गुजर रहा है तो वो इक्वेटर की तरफ बेंड नहीं कर रहा, देखो ये इक्वेटोरियल बेंड नहीं है, और जब बस जैसे वो ओशन पे आ रहा है वैसे किधर जा रहा है, वो पोल की तरफ। स्टेटमेंट ने यही बात पूछी है। जिन बच्चों ने इस मैप को अच्छे से एनालाइज किया था उसके लिए यूपीएससी ने एक इजी, कहते हैं ना, पीस ऑफ केक वाला क्वेश्चन उठा के रख दिया है कि भाई जब भी आइजोथर्म की लाइन नॉर्थ हेमिस्फीयर में जनवरी के महीने में खींची जाएगी तो वो कॉन्टिनेंट पे इक्वेटर की तरफ बेंड करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे वो ओशन की तरफ जाएगी तो उसका मूवमेंट पोलवर्ड हो जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। अब शायद इस क्वेश्चन में मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं दिख रही। पहले स्टेटमेंट को मैं इजीली सही कह सकता हूँ कि हाँ भाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ उस पे स्क्रीन पे क्या आ रहा है? ठीक है, कोई नहीं, एक सेकंड गाइस। सॉरी गाइस, आई वॉज क्वाइट डल, ब्राइटनेस नहीं थी वो, इसी बढ़ाने के लिए मैंने माइक को पॉज किया। अच्छा अच्छा, फोकस करते हैं फिर। ये वाली लाइन बिल्कुल समझ आ गई हमको। दूसरी, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जनवरी के महीने में जो हवा है ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा उसने। दूसरा क्या स्टेटमेंट देखा, ये भी कह रहा है, कह रहा है जनवरी के महीने में जो एयर है ओशन के ऊपर वो वार्मर है एज कंपेरिजन टू दी लैंड मास। अब भाई आइजोथर्म अगर बेंड कर रहा है, अगर आइजोथर्म बेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर। अगर वार्मर होगा, समझो, अगर वार्मर एयर मास है ये वाला, आप देखो ये पोल्स का रीजन है। जिन बच्चों को समझना है बहुत बेसिक समझना, ये पोल्स का रीजन है लॉर्ड्स। अब ये पोल का रीजन है तो पोल के पास टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन मैं कहूं कि यहां का जो टेम्परेचर है, ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है आपका फॉर एग्जांपल 10 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ओशन है, ओशन का टेम्परेचर गर्म है, तभी आइजोथर्म ऊपर की तरफ बेंड किया है और कॉन्टिनेंट नीचे की तरफ बेंड किया है। अब इस चीज को समझने के लिए आप देखोगे जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, द वार्मर एयर ओवर द ओशन इन जनवरी ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर लैंड मास लूज हीट मच फास्टर देन द ओशन ड्यू टू द लोअर हीट। बाकी ये तो पढ़ लीजिएगा, जितना दे रखा है मैंने पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, यू गाइस कैन गो थ्रू इट। बट ये देखना दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट नंबर 1। हियर द आंसर बिकम ए। अब यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है, this same type of question has been asked by UPSC in 2024। अभी मैं आपको दिखाता हूं उस क्वेश्चन को, so you will be amazed to understand कि 2024 के अंदर उसने सेम एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, सेम, बस उसने वहां पे एक छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया था, इन द currents of the ocean। Anyways, let's move to the next question। क्वेश्चन देखो, annual and daily range of temperature is low, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter, which type of climate we are talking about। फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्टली वर्ल्ड क्लाइमेट से है, जीसी लियोंग से प्रेफर कर सकते हैं आप, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, रेस्ट आई विल अपडेट द डेटा लेटर ऑन। सो इन दिस पर्टिकुलर दीज ऑल कंडीशन आर एक्सप्लेनिंग पर्टिकुलर मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि थ्रू आउट क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर। हालांकि ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का भी फीचर होता है, ठीक है जी। With the reference to the Coriolis force, which of the following statement is or are correct? It increases with an increase in the wind velocity. It is maximum at the pole and absent at the equator. दोनों बात बिल्कुल सही है। What is Coriolis force? We need to understand this here. Coriolis force is a force which is applied because of the rotation of the earth,
और इसका एक फंडामेंटल नियम जो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, याद रखना, एक नदर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है. When a person is moving from northern hemisphere like this, so that person will not go straight, it will deflect in this particular direction. जब कोई इंसान नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, जीरो से जीरो तक, लेट मी मेक जीरो हियर फॉर द क्लियरिटी, तो वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड राइट डिफ्लेक्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर. व्हेन अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ, नीचे से ऊपर जाता है, तब वो सीधा ना जाके इस तरफ डिफ्लेक्ट करता है, विच इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज लेफ्ट डिफ्लेक्शन. और ये मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होता है? ये इक्वेटर पे. एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज सेइंग कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाता है. अच्छा, कोरियोलिस फोर्स की खास होती है, जितनी तेज विंड की स्पीड होगी उतनी तेजी से क्या होगा? आपका डिफ्लेक्शन भी होगा. दैट्स व्हाई पीपल से इट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी. दैट इज डायरेक्टली एनसीईआरटी स्टेटमेंट. हेंस बोथ द स्टेटमेंट हियर बिकम करेक्ट. आगे देखो, अब मैंने कहा था ना, इन 2024 एग्जामिनर पुट फॉरवर्ड द सेम क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन 2025. तो अगर 24 का सीएससी किसी ने ढंग से एनालाइज किया होता तो 25 में ये क्वेश्चन उसके हाथ में एज अ पीस ऑफ केक उसने फिर से प्रोवाइड कर दिया. कंडीशन सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इनफेरेंस, ठीक है जी, फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी. द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. बिल्कुल वही बात बोली उसने. नॉर्थ को मैं पोल वर्ड कह सकता हूं, साउथ को मैं इक्वेटोरियल वर्ड कह सकता हूं. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड. दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट. माय लॉर्ड्स, नीड टू कीप इन अ माइंड, जब भी आप ओशन करंट्स को पढ़ोगे, हालांकि मैंने एक स्लाइड में यहां ओशन करंट ऐड कर रखी है, जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ताकि मैं आपको दिखा दूं. ये देखो एक बार इस पर्टिकुलर चीज को इमेजिन करना, यहां से जो ओशन करंट आया वो यहां से मूव करके इधर जा रहा है, लाइक दिस, राइट. इफ यू स्टार्ट लुकिंग क्लियरली, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर ओशनिक करंट है, दैट इज गल्फ स्ट्रीम. ये है कोल्ड या फिर वार्म. इट इज इन रेड कलर, इट मींस इट इज वार्म करंट. क्या है? गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है. इसी को अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, विच इज वार्म करंट. अब एक बार मेरे लिए इस क्वेश्चन को देखना और आप बोलोगे सर इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर कमिटिंग रॉन्ग इन द एग्जाम, तो फिर फायदा नहीं एग्जाम बैठने का. द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशनिक करंट इन द गल्फ स्ट्रीम. नहीं भाई, इट इज वार्म ओशनिक करंट, नॉट अ कोल्ड ओशनिक करंट. ये यहाँ पे चीज गलत हो गई, यस और नो? अगर ये चीज यहाँ पे गलत हो गई है, स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. स्टेटमेंट ए बिकम द राइट आंसर. आइसोथर्म से 2 साल में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए. 26 के लिए तैयार है, क्या पता कुछ और नया शब्द निकाल दे. अब तक जनवरी पूछ रहा है, क्या पता अब जुलाई का आइसोथर्म पूछ ले. बी रेडी फॉर दिस, पढ़ लीजिएगा. देखिए 24 का एक और क्वेश्चन, इजी पीस ऑफ केक. जिन्होंने हीट बजट ऑफ द अर्थ पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है ये. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. द एटमोस्फेयर इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अब जितना भी बच्चों को थोड़ी बहुत बात पता है, जो भी रेडिएशन सूरज की तरफ से आती है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बैक. ओनली 51 यूनिट रीचेस टू सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो आने वाली रेडिएशन होती है, ये होती है आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो CO2 से आसानी से पार हो जाती हैं, इसलिए नीचे पहुंचती हैं. लेकिन जब वापस जाती हैं तो लॉन्ग वेव टेरिट्स हो जाती हैं ये. व्हेन दीज आर गोइंग बैक, दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और अधिकतर जो ग्राउंड का रेडिएशन होता है, जो सरफेस गर्म होता है, वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल से होता है, ना कि आने वाली रोशनी से. हेंस पहला स्टेटमेंट उल्टा बोल दिया, ये तो खत्म हो गया मामला. इन द एटमोस्फेयर हीट इज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमोस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग रेडिएशन. बिल्कुल सही बात है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है ना हम लोगों ने बचपन से. कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करने की कोशिश करता है, जिससे कि सरफेस अपना एटमोस्फेयर क्या होता है, लोअर का, वार्म हो जाता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है फिर एटमोस्फेयर से. थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेरिजन टू द पोल. अगर हम इक्वेटर के एटमोस्फेरिक थिकनेस को देखेंगे, वो पोल के ट्रोपोस्फेरिक जो वो ना आपका लेंथ, उससे ज्यादा होता है इक्वेटर पे. दैट्स वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो इक्वेटर पे होता है नियर अबाउट 18 किलोमीटर, while at the pole it is around 8 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर का पूरा वेरिएशन आता है ड्यू टू द बल्जेंटनेस ऑफ द अर्थ. और ट्रोपोस्फेयर का जो रीजन होता है इक्वेटर पे जो होता है, वहां पे हेडली सेल होता है. कॉन्टिन्यूसली इंसुलेशन आती है. कॉन्टिन्यूसली इंसुलेशन से जो आपकी लैंड होती है वो गर्म हो जाती है.
गर्म लैंड से वर्टिकल एयर मास ऊपर उठने की कोशिश करता है, जब ये एयर मास ऊपर उठता है तो बहुत ऊपर उठ जाता है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन बन जाता है, ऊपर जाके डिफ्लेक्ट करके 30 पे फिर सबसाइड करेगा। ये जो ऊपर जाने का प्रोसेस है, कन्वेक्शन का प्रोसेस, ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है ट्रोपोस्फेयर पे। हेंस ट्रोपोस्फेयर का जो सॉरी इक्वेटर पे, हेंस द इक्वेटर हैज द बल्जनेस इन द ट्रोपोस्फेयर विच इज अराउंड 18 किलोमीटर। लेकिन पोल पे इंसुलेशन कम है, तो वहां पे जो ये प्रोसेस है कन्वेक्शन वाला वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। दैट्स व्हाई हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द पोल इट इज बेयरली 8 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर समवेयर। अब इस पूरी डायमेंशन में देखो, पहला स्टेटमेंट सही है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल। ये एब्सोल्युटली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 वेरी वेल एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ऑप्शंस नहीं है बट यही ऑप्शन लगाना है आपको। आगे देखो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद देखते हैं, तब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए। Let's see what question is saying. The soil in the tropical rainforest area is rich nutrient. अच्छा जी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मिट्टी होती है वो रिच इन न्यूट्रिशन होता है। वाओ। The high temperature and the moisture of the tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. को पढ़ने के लिए क्वेश्चन बहुत लॉजिकली सही लगता है। अब सोचो, इक्वेटर का रीजन है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, पढ़ के आपको लगेगा कि भाई मजा आ गया, इसलिए सब एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हरा भरा है, बहुत कुछ मिनरल होता होगा। बट एग्जामिनर इज आस्किंग वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। और इक्वेटर पे क्या हो रही है भाई? बारिश पानी को सरफेस तक पहुंचाएगी, पानी बह जाएगा, अपने साथ क्या ले जाएगा? वो क्या लीच आउट करेगा? वो टॉप सॉइल को लीच आउट करेगा। इस टॉप सॉइल के लीच आउट होने से पहला स्टेटमेंट थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफन, ठीक है, लोटस सोल ऑक्सीसोल्स में होती है, इट इज एक्चुअली न्यूट्रिएंट पुअर। इसके दो बड़े कारण हैं। ड्यू टू द हैवी एंड द फ्रीक्वेंट रेनफॉल, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आर वॉस्ड डीप इनटू द ग्राउंड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द प्लांट रूट्स। अब ये जो रैपिडली कॉन्टिन्यू होता है, बिकॉज द वेजिटेशन इज सो डेंस, एनी न्यूट्रिएंट्स that are released into the soil are almost immediately sucked up by the trees to support their growth, leaving the soil itself depleted. तो देखो, आप जनरली जिस बच्चे को कहता है ना कि ब्लफ करना है, एक लॉजिकल ब्लफ लगाना है एग्जाम के अंदर, वो क्या बोलेगा कि भाई डेंस फॉरेस्ट है, कैनोपी दिखाई दे रही इक्वेटर पे, तो सॉइल तो रिच न्यूट्रिशन पे होगी। बट हियर वेरी डिफरेंट लॉजिक वी नीड टू थिंक कि बारिश हुई, पानी गिरा नीचे, पानी ने लीच आउट कर दिया। क्या लीच आउट कर दिया? पूरा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ लीच आउट कर दिया। अच्छा, पानी दो तरीके से बहेगा बेटा, एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा जो वो इरोजन कर देगा, एक वो मिट्टी के अंदर जाना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड सॉइल एनरिचमेंट, डाउनवर्ड मूव करेगा, ग्राउंड वाटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। चाहे वो नीचे जाए वाटर टेबल में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मूव करे, चाहे वर्टिकल मूव करे, द रेन वाटर इज गोइंग टू लीच आउट द इंपॉर्टेंट मिनरल्स। जो बचे कुछ मिनरल्स होंगे जो मिट्टी के अंदर सॉइल एनरिच होगी, वो फटाफट बड़े प्लांट सकअप कर लेंगे, क्योंकि सारे डेंस बड़े प्लांट हैं, उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए, वो तुरंत उसको सकअप कर लेंगे। इसलिए जो सॉइल है वो लेस न्यूट्रिएंट हो जाएगी इस पर्टिकुलर रीजन पे। अब ये वाला ब्लफ अगर हमको समझ आ जाता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। भाई रिच लगाते मामला खराब हो गया। पहला स्टेटमेंट जैसे इनकरेक्ट हुआ, रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, दूसरा स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। The high temperature and the moisture of tropical rainforest cause the dead organic matter in the soil to decompose quickly. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ह्यूमिडिटी बहुत होती है, भाई गर्मी है, ह्यूमिडिटी होगी तो कोई पत्ता नीचे गिरेगा तुरंत सड़ जाएगा, खत्म बात। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला हो गया गलत। आगे देखो, the tropical zone, in the tropical zone the western section of the oceans are warmer than the eastern section, ठीक है, owing to the influence of trade wind। पहला ऑप्शन हमको समझना है। क्या कह रहा है वो कि ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं, तो भाई ट्रॉपिकल जोन बनाना भी तो पड़ेगा। ये इक्वेटर हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, भाई सब टॉपिक वाली बहस मत करना, यहाँ पे लॉजिकल बात कर रहे हैं हम लोग। ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। कह रहा है ट्रॉपिकल जोन में द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसने कहा है वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। तो मैं एक काम करता हूं,
यहां पे मैंने बना दिया अटलांटिक ओशन जी, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन। अब एक बार लॉजिकली समझना, अटलांटिक का वेस्टर्न पोर्शन कौन सा होने वाला है, तो अटलांटिक का वेस्टर्न पोर्शन ये होगा, अटलांटिक का ईस्टर्न पोर्शन ये होगा। क्या कह रहा है, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन। अब वो कह रहा है कि इधर वाला जो सेक्शन है ट्रॉपिकल जोन में वो गर्म है कंपेरिजन टू द ईस्टर्न सेक्शन, पहला स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड का बहुत इंफ्लुएंस होता है। क्लाइमेटोलॉजी में पता है आपको 30 to 30 जो विंड चलती है उनका नाम ईस्टर्ली विंड्स होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे चलने वाली हवाओं का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। हमने पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से डिकोड कर दिया। दूसरा, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्ली मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अब जैसे हम 30 के ऊपर जाएंगे, फिर से बनाते हैं, 30 से 60 के बीच में हमने फिर से अटलांटिक ओशन का एग्जांपल ले लिया। अब यहां पे विंड की डायरेक्शन ऐसी होती है। अब वो क्या कह रहा है, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्ली मेक्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अब वो कह रहा है कि इस जोन में ईस्टर्न सेक्शन गर्म होता है, वेस्टर्न क्या होता है, ठंडा होता है। हमने दोनों स्टेटमेंट को डिकोड कर लिया। अब एक काम करते हैं, आप ओशन करेंट्स के इस इमेज को देखें। ओशन करंट के इस इमेज को देखते हुए लगता है कि 30 से 30 के बीच में जो वाटर है वो इधर इधर गर्म है, इधर गर्म है। तो बिल्कुल सही बात है, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो वाटर है वो वेस्टर्न सेक्शन का गर्म है, इस वाले पोर्शन में जो वाटर है वो ईस्टर्न सेक्शन का गर्म है। अकॉर्डिंग दिस बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 बिकम द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। भाई 72 स्लाइड्स हैं, अभी हम पहुंचे हैं केवल 18 स्लाइड पे, तो टाइम टेकन प्रोसेस होने वाला है। बीच में पानी पीते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। वाई आर ड्यू ड्रॉप नॉट फॉर्म ऑन दी क्लाउडी नाइट्स। वो कह रहा है जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो क्लाउडी नाइट्स पे क्यों नहीं फॉर्म होते। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि भाई हमारे क्लाइमेट के अंदर एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज वाटर इन द एटमोस्फेयर। अब वाटर इन द एटमोस्फेयर का जो टॉपिक है उसके अंदर हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर है, फॉग, मिस्ट, ड्यू, फ्रॉस्ट, क्लाउड, ये सब डिस्कस किया जाता है, जिसमें ह्यूमिडिटी का अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई जब क्लाउडी नाइट्स होते हैं तो हमें ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं दिखाई देते, पत्तों पे ओस की बूंद क्यों नहीं दिखाई देती। इसका बहुत सिंपल लॉजिक बस यहां फिट कर लेना आप लोग कि जब भी क्लाउडी नाइट्स होते हैं सो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। भाई अर्थ की जो रेडिएशन नीचे से ऊपर गई बच्चा, वो ऊपर जाके बादल से टकराएगी, कुछ उसको ट्रैप कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। उससे सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म टेम्परेचर होते ही ड्यू फॉर्म्स नहीं होते। ड्यू फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर शैल बी एट 0 और एट 1 और एट 2 और 5, मतलब 15 तक होगा तो ड्यू बनने के पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर वो 0 से नीचे है तो वही ड्यू फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। लेकिन क्लाउडी नाइट में क्या होगा, जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ये ऊपर जाएंगी, उसके बाद टकरा के नीचे आ जाएंगी। जैसे नीचे आएंगे सरफेस को वार्म कर देंगी, टेम्परेचर 15 से एक्सीड कर सकता है, 20 पहुंच सकता है, 25 पहुंच सकता है, तो ड्यू ड्रॉप होने के चांस नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आंसर इज हियर, यू कैन इमेजिन इट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जेट स्ट्रीम अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। अब एग्जाम के अंदर कभी कभी आप एक्सट्रीम वर्ड्स को पिक आउट कर लेते हो और अच्छा तरीका भी है। भाई जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में चलती हैं, तो सिर्फ नॉर्थ में चलेंगे ये फंडामेंटल रूल तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गई। पहला गलत करते ही भाई दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ओनली सम साइक्लोन डेवलप आए, केवल कुछ ही साइक्लोन्स में आंख बनती है, बिल्कुल सही बात है, और वो भी होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है। तीसरा, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10% लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। देखो जो साइक्लोन के सेंटर में होता है ना, याद रखना, सेंटर में जो साइक्लोन है जहां आई बनी है, साइक्लोन बना किस लिए, लॉजिक सोचो, क्यों बनते हैं साइक्लोन, पढ़ते हैं। भाई नॉर्थ की बात करता हूं, नॉर्थ में विंड आती है, ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, आके डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, आके डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, आके डिफ्लेक्शन विंड का ऐसे होगा। अब ये बन गया एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन, हाँ या ना। देखो ये एंटी क्लॉक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ में विंड डिफ्लेक्ट होती है लेफ्टवर्ड, तो आगे फिर ऐसे, ये वाली विंड जो आगे जाएगी ये ऐसे हो गई, तो बेसिकली अगर इधर वाली विंड है वो ऐसे जाएगी, ऊपर से आने वाली विंड इधर जाएगी, इधर से आने वाली विंड यहाँ जाएगी।
फिर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी साउथ हेमिस्फीयर में। अब सवाल कि सर लॉजिकली ये सारी हवाएं सेंटर की तरफ क्यों आ रही हैं? क्योंकि सेंटर में लो प्रेशर जोन होगा। और लो प्रेशर कब बनता है? बहुत लॉजिक क्वेश्चन है भाई। लो प्रेशर कब बनेगा? लो प्रेशर तब बनेगा जब सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ की हवाएं वर्टिकली ऊपर उठ जाएंगी, तभी तो नीचे लो प्रेशर बनेगा। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कह रहा द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10% लेसर देन द सराउंडिंग। भाई टेम्परेचर अगर लेस होगा, ज्यादा नहीं होगा, अगर लेस होगा तो अगर 20 टेम्परेचर है तो 10 हो जाएगा तुरंत, और 10 टेम्परेचर होते हवा ठंडी हो जाएगी। वहां हवा सबसाइड करेगी ना, वहां से हवा ऊपर क्यों जाएगी ऊपर? अगर हवा ऊपर ही नहीं जाएगी वहां से, लॉजिकली साइक्लोन फॉर्मेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। Hence, here this statement, the temperature inside the eye of cyclone is nearly 10% less than the of surrounding, ये गलत हो जाएगा भाई। टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ेगा तभी तो लो प्रेशर स्ट्रांग होगा, विंड जाएंगी, डिफ्लेक्शन होगा, तभी तो ऊपर जाएंगी हवाएं। इन अकॉर्डिंगली दिस अगर आप देखेंगे, so only to become the one of the correct answer for this particular question। आगे देखते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। जिसको अगर शक है कि भाई क्या हो रहा है तो पढ़ लेना ढंग से, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएंगी चीजें। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड्स व्हिच ब्लोज बिटवीन 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एंड वेस्टर्ली। 90% स्टूडेंट्स हु आर नॉट एक्टिव इन द एग्जाम, यूपीएससी ब्रूटलिटी, देखो क्या खेला उसने भाई। इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखोगे तो सब कुछ सही लग रहा है। कह रहा है 30 से 60 के बीच में चलने वाली हवाएं जो होती हैं वेस्टर्ली होती हैं। इसमें कुछ गलत है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने 30 नॉर्थ बोल के 60 साउथ कर दिया, गलत हो गया, गलत हो गया। द मोइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रेन इन नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर वेस्टर्ली। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, द प्राइमरी रीजन इज योर वेस्टर्ली और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, which of the following is or are unique feature of the equatorial forest। अब देखो कई सारे वर्ड हमको डिस्कस कर लेने, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूं अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन सही हो जाए अभी, उससे अच्छा कि कुछ नए वर्ड्स मिले, सीख लो उसको। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद द क्राउन फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस कैनोपी। बिल्कुल सही बात है। इक्वेटर पे बहुत बारिश होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, अमेज़न इज अ ग्रेट एग्जांपल, डेंस फॉरेस्ट विद हाई ट्रीज, स्ट्रॉन्ग कैनोपीज। क्लियर हुई बात, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्यूमा इन ब्राजील, लेपर्ड, टाइगर्स, एनाकोंडाज, ब्राजील के अच्छे खासे वेराइटीज, डाइवर्सिटी है स्पीशीज की। द लैंड ऑफ द बिग गेम्स, रिमेंबर लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एफेफाइट्स। ये देखो, देखो ये आप लॉजिकली ब्लफ कर लोगे, ये भी सही कर लोगे, जब तक आपको एफेफाइट्स नहीं पता, ठीक है जी, तब तक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ एफेफाइट्स को अच्छे से एग्जाम दे रखा है। एफेफाइट्स आर नॉन पैरासाइटिक प्लांट दैट ग्रो अपॉन अदर प्लांट्स, टिपिकली ट्रीज फॉर द फिजिकल सपोर्ट, कॉमनली रेफर टू द एयर प्लांट, बिकॉज दे डू नॉट रूट इन द सॉइल। बहुत सिंपल है। कभी कभी बेटा आप लोग देखते होंगे अपने गांव वगैरह में, बावर बोलते हैं उसको, जनरली आप क्या देखते होंगे कि पेड़ के ऊपर ना कुछ छोटे मोटे पौधे लग जाते हैं, बेल टाइप लग जाती है, जो उनको पेड़ के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इसका मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लांट जिसके रूट्स जमीन में नहीं है, वो किसी दूसरे प्लांट के थ्रू अपनी एनर्जी कंज्यूम बना रहा है, उसको हम अपन आम भाषा में एफेफाइट्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रीजन में एफेफाइट्स का मिलना एक कोई नई बात नहीं, क्योंकि वैराइटीज ऑफ अगर प्लांट्स हैं तो एफेफाइट्स आर कॉमनली सीन हियर। ऑर्चिड्स, मॉसेस एंड फर्न एफेफाइट्स के अच्छे खासे एग्जांपल हैं। दे आर आल्सो नोन एज एयर प्लांट। ऑलवेज रिमेंबर, इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता वो, ऑर्चिड, मॉसेस, फर्न, या फिर डाल देगा वो कोई भी एक सेडार डाल देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एफेफाइट्स? पता होगा तुरंत टिक कर दोगे, नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस? कह रहा है कि भाई डेजर्ट एरिया में वाटर लॉस को बचाए रखने के लिए इनमें से कौन से फीचर काम आते हैं, कौन सा मॉडिफिकेशन प्लांट्स के लिए काम आता है? भाई रेगिस्तान के अंदर हार्ड एंड वेक्सी लीव्स होती हैं, टाइनी और नो लीव्स होती हैं, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स होती हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस हेयर तीनों ही चीजें जरूरी होती हैं जिससे कि हम वाटर लॉस से बच सकें इन द डेजर्टेड रीजन। इस तरह के स्पीच हमें बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। एक बार यहां थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखो कह रहा है जो आपके हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होते हैं, तो वैक्सी वैसे बोलते हैं क्यूटिकल्स, तो प्रिवेंट्स इवापोरेशन। उसके बाद जो लीव साइज छोटा होता है इससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, और जो थॉर्न्स होते हैं इससे ट्रांसपिरेशन और प्रोटेक्शन दोनों हो जाती हैं। तो पर्टिकुलरली इस तरह तीनों फिनोमेना यहाँ पे सही बन जाते हैं। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इज इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, यूपीएससी ने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है। लॉजिकली थंडरिंग के लिए इस टाइम पे कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं था हमारे पास। क्या कह रहा है, मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, बादल में आसमान में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड टकरा जाते हैं, उससे थंडरिंग होती है। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, लाइटनिंग से निम्बस क्लाउड अलग हो जाते हैं, उससे थंडरिंग होती है। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर वाटर पार्टिकल्स, बहुत तेजी से एयर एंड वाटर पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करते हैं, उनसे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जिसको थंडरिंग कहते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। देखो नन ऑफ द अबव प्रोड्यूस द थंडर, तीनों में से कोई भी ऐसा कारण नहीं जो थंडर को प्रोड्यूस करता है। 4 जायंट पार्टिकल्स होते हैं, वहां कहीं मेंशन ही नहीं है। The annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal area. What are the region? कह रहा है भाई किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर का जो तापमान है वो कोस्टल के तापमान से बहुत ज्यादा एनुअल रेंज में है। मतलब कोस्ट का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 40 है फॉर एग्जांपल, ठंडियों में भी कुछ खास नहीं, 30 के आसपास पहुंच जाएगा, 20 के आसपास पहुंच जाएगा। बट वहीं किसी भी कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर का हिस्सा होता है वो गर्मियों में 45 पहुंच जाएगा, ठंडियों में 5 पहुंच जाएगा। तो ये एनुअल रेंज बहुत ज्यादा डिफरेंस है किसके अंदर, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में। उसके पीछे का प्राइमरी कारण क्या है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर के बीच में थर्मल डिफरेंस, वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन। भाई देखो कॉन्टिनेंट की अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात भी करें तो भाई ये रहा हमारा ओशन, और किसी भी ओशन से हमारा कोस्ट इतना हो सकता है बस। जैसे गोवा की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो ओशन से ज्यादा ऊपर थोड़ी ना होंगे, और होंगे तो कितने ऊपर होंगे, 15-20 किलोमीटर तो होंगे नहीं, कितना मैक्स टू मैक्स 800 मीटर। और 800 मीटर में अगर वेरिएशन आता भी है तो हम उसे कंसीडर कितना करते हैं, 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो अगर हम 800 मीटर भी ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना 8 डिग्री रिड्यूस होगा, लेकिन 800 मीटर भी ऊंचाई नहीं है, वी आर नॉट एट द माउंटेन्स। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, इंटीरियर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड प्रेजेंट होती हैं, ये भी सेंस नहीं है, इंटीरियर में कोई स्ट्रॉन्ग विंड कोई खास पैरामीटर तो होगा नहीं। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर ऑफ द कंपेयर कोस्ट, देखो ये फंडामेंटल नियम है हमारी ओशनोग्राफी का, मैक्सिमम रेनफॉल होती है समुद्र में, सेकंड नंबर पे होती है कोस्ट पे, थर्ड नंबर पे होती है कॉन्टिनेंट के अंदर। तो चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर से दूसरा एलिमिनेट करते ही वैसे मैं सिंपली बोलूं तो केवल एक आंसर बचता है, दैट इज आंसर नंबर 1। सो ओनली आंसर ए, थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर बिकम द प्राइमरी रीजन टू हैव द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसे आप लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से जानते हो। कोस्ट पे दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रात का उसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन वही चीज दिल्ली में नहीं होगी जो चीज गोवा में हो रही है। A very fine example I have given, you can relate this. Next, westerlies in southern hemisphere are stronger and persistent than in northern hemisphere. Why? कह रहा है जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो साउथ में बहुत स्ट्रांग होती हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्थ हेमिस्फीयर। व्हाई? वी हैव सीन रोरिंग 40s 50s एंड 60s, रिमेंबर दिस। साउथ में बहुत स्ट्रांग होती हैं, ऐसा क्यों? दैट इज वेरी कॉमन, देयर इज नो लैंड मास। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास। ठीक हो गया। कोरियोलिस फोर्स इज हाईएस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा जी, अब ये वाली बात हो गई, जिन बच्चों को ब्लफ कराना है करा दो उनसे कि कोरियोलिस फोर्स सदर्न में ज्यादा होगा, नॉर्थ में कम होगा। भाई आपको पता है कोरियोलिस फोर्स इज अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, पोल पे ज्यादा, उससे थोड़ा कम होगा 60 पे, उससे थोड़ा कम होगा 30 पे, और उससे और कम होगा इक्वेटर पे। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड चेंज करोगे कोरियोलिस इफेक्ट भी चेंज होगा। इसका मतलब ये तो है ना कि नॉर्थ में ज्यादा साउथ में नहीं, दोनों पे इक्वली काम करता है। So statement 2 is absolutely incorrect. Statement 1 become the correct answer here. Go with answer 1 and move ahead. आगे देखो, the jet aircraft fly very easy and smoothly in the lower stratosphere.
दैट कुड बी एप्रोप्रिएट जेट्स, कह रहे जेट जो हमारे जेट होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, मतलब ट्रोपोपॉज से हल्का सा ऊपर, विच इज अराउंड योर इक्वेटर पे अलग होगा, पोल पे अलग होगा, लेकिन फिर भी हम कंसीडर करते हैं 18 से 20 किलोमीटर के बीच में। देर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो देर आर नो क्लाउड्स, ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि सारे क्लाउडिक फिनोमिना जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो वाटर वेपर होने के चांस भी नहीं होंगे, ठीक है। देर आर नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। अफ्रीका और यूरेशिया में जो रेगिस्तान है उनके पीछे का मेन कारण क्या है, उसने पूछा है गाइस। इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल, एब्सोल्युटली करेक्ट। 30 से 35 तक के बीच का जो रीजन है ग्लोबली, वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के लिए फेमस है, जहां पे विंड सिंक करती हैं। जहां विंड सिंक करेंगी लॉर्ड्स, वहां पे कभी भी रेनफॉल अकरेंस के चांस मिनिमल हो जाते हैं, कन्वेक्शन नहीं हो रहा, हवा ऊपर से नीचे उतरती है, क्लियर स्काई होता है, रेनफॉल नहीं अकर करेगा, बिल्कुल सही बात है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स। नहीं भाई, अगर वार्म ओशन करंट है तो जाहिर सी बात है, अगर पानी गर्म है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा, बारिश होगी। यहां पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड करंट होना चाहिए था। La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? देखते हैं कि लाइन को डिकोड करते हैं, टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। La Nina is featured by usually cold ocean temperature in the equatorial Indian Ocean, where El Nino is featured by usually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. देखो मैं एज एन टीचर बोल रहा हूँ इसलिए शायद मुझे काफी आसान लग रही हैं चीजें, बट जब भी हम इस वर्ड को पढ़ते हैं लाइफ में अपने कभी भी गाइस, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो मैं बार बार कहता हूं कि ये एक एटमॉस्फेरिक प्लस ओशनिक फिनोमिना है जो अकर करता है केवल कहां पे, पैसिफिक में, जिसका इंपैक्ट इंडियन ओशन पे दिखाई देता है ऑन द नेम ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। इतना ही है। इसने पहला वर्ड क्या बोला है, ला नीना इज फीचर्ड बाय यूजुअली कोल्ड टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। यहीं पे मामला गलत हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा और इसको और डिकोड करते हैं। अब अगर हम एल नीनो और ला नीना की बात करें तो लॉजिकली एक बात आज समझ लेना, कल को लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये बनाया माय लॉर्ड्स मैंने साउथ अमेरिका, इसके बीच में पैसिफिक ओशन, ये हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे हुआ जी आपका इंडियन ओशन। तो यहां पे मैं इसे अफ्रीका बना देता हूं, ठीक है जी। अब जिन बच्चों को बेसिक डेटा पता होगा तो उनको पता है कि भाई यहां सर पैसिफिक ओशन है, यहां पे इंडियन ओशन है, नीचे लिख देता हूं वरना कुछ इच्छाधारी होंगे वो अलग बात करने शुरू कर देंगे। अच्छा, यहां पे जो विंड का मूवमेंट है वो भी देख लो, यहां जो विंड मूवमेंट है वो ईस्टर्ली विंड्स है। लॉजिक समझ आ रही बात है इतनी। अब एल नीनो और ला नीना कंडीशन तीन तरीके से काम करते हैं, एक होता है न्यूट्रल कंडीशन, एक होता है एल नीनो का सिचुएशन, और एक होता है ला नीना का सिचुएशन। तीन कंडीशन पे हमको बात करनी है। न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, ये पैसिफिक के मिड में एक वार्म वाटर होता है, ध्यान समझना, पैसिफिक के मिड में एक वार्म वाटर होता है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्ली विंड्स, ये वार्म वाटर धीरे धीरे आगे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच के ये वार्म वाटर क्या करता है, इवोपरेशन को बढ़ा देता है। इस रेट ऑफ इवोपरेशन से ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। यही प्योर कंडीशन होती है आपकी नॉर्मल कंडीशन, इसको अपन न्यूट्रल कंडीशंस कहते हैं। एल नीनो कंडीशन में क्या होता है कि जो ये वार्म वाटर पैसिफिक में यहां था गाइस, ये मूव करके यहां आ जाता है। प्लीज आप कॉज मत पूछना, मैं भी यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा तो मैं वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट के बारे में समझाने के भी मूड में नहीं हूँ, बट फिर भी आप इतना लॉजिकली समझना कि यहाँ का जो वार्म वाटर है वो मूव कर जाता है साउथ अफ्रीका की तरफ, साउथ अमेरिका में। तो जो चीज पहले ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी वो कहाँ हो रही होगी, अब आपकी साउथ अमेरिका में हो रही होगी। तो एल नीनो का मतलब साउथ अमेरिका में गर्म पानी, ऑस्ट्रेलिया में ठंडा पानी, और इंडियन ओशन में ठंडा पानी पहुंचने लग जाएगा। वहीं ला नीना कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी, इंडियन ओशन में भी गर्म पानी इकट्ठा होना, और ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है पेरू के पास। ये वाली बात भी क्लियर हो गई आपको।
अब इसमें जो मैंने कहा बेल्ट सिस्टम होता है वो भी समझ लेना। देखो एल नीनो कंडीशन में जो साउथ अमेरिका है, जो ऑस्ट्रेलिया है और जो इंडियन ओशन है, इनमें 3 तरीके से बेल्ट फॉर्म होते हैं। साउथ अफ्रीका में एल नीनो कंडीशन में जो बेल्ट बनती है उसको आम भाषा में हम कह देते हैं आपका, अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जनरली आपकी एक लो प्रेशर बेल्ट बनाती है। सेंट्रल ऑफ यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे फिर से लो प्रेशर, यहाँ पे ये हाई प्रेशर, ये अपन नॉर्मल कंडीशन में पढ़ते हैं। एल नीनो में यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ अरे भाई हट जा, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे फिर लो प्रेशर। आप बेल्ट पे इतना फोकस नहीं करना, तो याद रखना कि जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो हम इस वाले पैरामीटर पे आ जाते हैं हमारे इंडियन ओशन के अंदर, सॉरी हम एल नीनो में इस वाले पैरामीटर पे आते हैं, हमारे इंडियन ओशन में लो प्रेशर बन जाता जिससे हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। अब क्या कह रहा है कि ला नीना जो हमने फीचर देखा, तो पहली बात तो पैसिफिक में होता है, इंडियन में होता नहीं, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन द मानसून क्लाइमेट, ये भी गलत है। एल नीनो ला नीना दोनों ही मानसून को इफेक्ट डालते हैं, नीदर वन नॉट टू विल बी द राइट आंसर हियर। Normally the temperature decreases with the increase in the height from the earth surface. Generally जब कोई भी इंसान अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? The atmosphere can be heated upward only from the earth surface. There is more moisture in the upper atmosphere. ठीक है, there is less dense in the air is less dense in the upper atmosphere. देखो मैं एज एन स्टूडेंट भी हूं तो इस बात को पकड़ लूंगा, अपर एटमोस्फेयर में मॉइस्चर क्या होता है, कम होता है। यहां पे क्या बोला है, देयर इज मोर मॉइस्चर। दूसरा एलिमिनेट कर दिया, दूसरा एलिमिनेट कर दिया, तो अब बचा 1 and 3 ओनली। द एटमोस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है, हम एटमोस्फेयर को गर्म अगर करेंगे भी, अर्थ के एटमोस्फेयर को, तो केवल अर्थ के सरफेस से ही तो करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया भाई, तो पहला सही हो गया, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोस्फेयर। सबसे डेंस जो हमारी एटमोस्फेरिक लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो जैसे ऊपर जाते रहोगे वहां पे एयर की डेंसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, हेंस सी बिकम द राइट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन द अटलांटिक। कह रहा है कि एनुअल रेंज जो टेम्परेचर का है वो ज्यादा है पैसिफिक में एज कंपेरिजन टू द अटलांटिक। देखो ये गलत बात है, क्यों? पैसिफिक एक बहुत बड़ा ओशन है और एज वी हैव सीन द बेसिक फंडामेंटल्स, ओशन गेट्स हीट अप लेटली एंड गो स्लो डाउन कूल, मतलब बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और ठंडा होने में बहुत टाइम लगा देता है वो। उसके अपोजिट में जो आपका लैंड है बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। अब जो वेरिएशन है ना अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में, उसमें देखो जो अटलांटिक है वो हर तरफ से घिरा हुआ है लैंड मास से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिन्यूसली लैंड मास का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ता है अटलांटिक पे। तो पैसिफिक का जो एनुअल रेंज है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू द अटलांटिक। अटलांटिक का पानी बहुत जल्दी ठंडा गर्म होता रहता है, बट पैसिफिक में फिनोमेना बहुत स्लो ही होता है। तो पहला गलत हो जाता है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ, जो एनुअल रेंज टेम्परेचर का होता है ना वो नॉर्दर्न में ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड मास। साउथ में इतना ज्यादा आइसोथर्म में डेविएशन नहीं आता जितना किसमें आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो स्टेटमेंट टू बिकम द एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। एज आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम गाइस, अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आया, आई वांट यू गाइस टू कमेंट ऑन इट। आप एक बच्चा भी देख रहा है ना अगर, दैट्स इनफ फॉर मी। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई बहुत लोग देख रहे हो, एक बच्चा भी देख रहा है अगर, और जो एक बच्चा देख रहा है उससे मैं कह रहा हूं कि अगर बेटा कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, फ्रीली कमेंट ऑन इट। आप फ्रीली कमेंट करें, आप बोलें कि सर ये टॉपिक एक बार दोबारा मुझे ना बता देना, आई विल मेक श्योर कि वो टॉपिक आपको मैं क्लियर कर दूं अगली वीडियो के अंदर।
द ओनली थिंग आई वांट, अगर एक बच्चा भी देख रहा है ना, आई नीड योर पार्टिसिपेशन, आई नीड योर कमेंट इन द, उससे थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि हाँ भाई लोग देख तो रहे हैं, ये पता लगा मैं ऐसे मेहनत किए जा रहा हूँ फालतू में। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशन at about 30 north and 35 north south is known as horse latitude। बिल्कुल सही बात है, जो अपना 30 होगा दोनों ही तरफ, वहां पे विंड जो होती है वो सिंक करती है। जो सिंकिंग ऑफ विंड है इसकी वजह से एक काम रीजन बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है, भारी हो जाता है, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, बिकॉज सेलर्स यहाँ पे अपने हॉर्स को पानी में डंप कर देते थे। हॉर्स लैटिट्यूड इज लो प्रेशर बेल्ट। अब यही दूसरा बात ने समझा दिया ना कैसा होता है भाई, जब कभी भी एयर सिंक करती है कहीं भी, जैसे सामने मेरे भी फैन रखा है, फैन से हवा सीधे मेरे फेस पे आ रही है, तो मेरे फैन के पीछे लो प्रेशर, मेरे फेस पे हाई प्रेशर, क्योंकि मेरे फेस पे विंड गिर रही है। कहीं भी एयर जब सिंक करती है ना, तो सिंकिंग एयर जो होती है वो हाई प्रेशर बेल्ट को रिलेट करेगी। Which among the following covers highest precipitation of forest areas in the world? इसमें कौन सी नई बात है? दोबारा देख लेता हूँ भाई जल्दबाजी में नहीं। Which among the following covers the highest percentage of forest area in the world? Highest percentage area, देखो अब 2003 के हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछा है, तो इसके हिसाब से आंसर करना थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, आई गेस मॉनसून डेसिडियस, इस पे मैं क्वेश्चन मार्क बना दूंगा। इंडिया में तो मॉनसूनल फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। आई गेस डी वुड बी द राइट ऑप्शन, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू चेक इट वंस। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सरफेस विंड स्पिरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, द एयर डिसेंट एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। देखो भाई, मैं इसमें सिंपल सी बात कहूं, दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। द सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ साइक्लोन, एयर डिसेंट एट द सेंटर ऑफ द एयर साइक्लोन, दोनों ही स्टेटमेंट बहुत सही है। साइक्लोन के साइड की जो विंड होती है वो स्पाइरल फॉर्म में क्या करती है, इन ऊपर जाके इनवर्ड डिसेंट करने की कोशिश करती है, उसी फिनोमेना को उसने एक्सप्लेन कर रखा है। हाँ, बट जो है दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है भाई 60 and 65 latitudes in the both hemisphere have low pressure instead of high pressure, absolutely correct। 90 से कोल्ड विंड, पोलर से 30 से वार्म विंड टकराती हैं, फ्रंटोजेनेसिस 60 पे एक रिलेटिवली लो प्रेशर जोन बिल्डअप होता है, परफेक्ट। द लो प्रेशर एरियाज आर स्टेबल ओवर द ओशन रेदर देन ऑन द लैंड, तो जो लो प्रेशर एरिया होते हैं वो ओशन पे स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू द लैंड मास। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Consider the following statement, in the equatorial region the year is divided into 4 main season। गलत हो गया जी, क्यों गलत हो गया? इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 4 सीजन नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है। तो पहला तो एलिमिनेट कर दो, 3 and 4 बिकम द राइट आंसर है। दूसरा क्यों गलत हो गया? इन द मेडिटेरियन रीजन समर रिसीव, समर ड्राई होती हैं मेडिटेरियन में। Okay, given below are two statement, one labeled as assertion। ठीक है, areas lying within 5 to 8 degree latitude on the either side of equator receive rainfall throughout the year। ठीक है जी। high temperature and high humidity cause convectional rainfall mostly in the noon near the equator। दोनों सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेनफॉल अकर इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। विंटर में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में बारिश होती है। अच्छा, इसने मेडिटेरियन पूछ लिया, हाँ ठीक है, सही है। इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स, बिल्कुल सही है बेटा। Which of the following scale is used to measure the damage by the hurricane? बड़ा यूनिक पॉइंट है, इसलिए आई हैव मेंशन दैट इज सेफिर सिम्पसन स्केल जो होता है वो मेजर करता है आपके हरिकेन की इंटेंसिटी को। मर्केली, उसके बाद यहाँ लिखा है फुजीता, जो फुजीता होता है दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडो, और रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल तुमको पता ही है पहले से ही। द मेडिटेरेनियन रीजन हैव रेनी विंटर्स, बिल्कुल सही बात है, मेडिटेरेनियन में रेनी विंटर्स होती हैं।
ड्यूरिंग विंटर दे लाई इन दी बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, बिल्कुल सही बात है। The atmosphere receive most of the heat only indirectly from the sun and directly from the earth surface। थोड़ा सा उल्टा स्टेटमेंट हो गया। The conversion from the short wave solar to the long wave terrestrial energy take place on the at the earth surface। The conversion from short wave solar to the long wave terrestrial energy take place the earth surface। हाँ ठीक है जी। Which of the following statement is not true? Presence of water vapor is highly variable in the atmosphere, lower atmosphere, बिल्कुल सही बात है। The zone of maximum temperature is located along the equator, गलत हो गया जी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर की तरफ होती है बोथ द हेमिस्फेयर। बाकी तो पढ़ना ही नहीं, बिकॉज उसने नॉट ट्रू पूछा था तो उसने दूसरा सुन लिया आपको। द पोर्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। हाँ भाई, जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप के पोर्ट होते हैं वो साल भर खुले रहते हैं। द साउथ वेस्टर्ली विंड ब्लो ओवर द नॉर्थ वेस्ट यूरोप थ्रू आउट द ईयर। देखो अब ये वाला सिंपल सा पॉइंट है, पोर्ट खुलने से हवाओं का कोई खास रोल तो है नहीं, कनेक्शन लॉजिक कभी कोई लोग निकालते हैं, बट देयर इज नो सर्टेन रीजन फॉर दिस, हेंस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट आर इज नॉट एनीवेयर एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट ए। कैलिफोर्निया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एंड सर्बिया। मुझे बांग्लादेश पता है तो भाई दूसरे का सी लगा दो, तीसरे का टू एक में ही है। चलो जी काम खत्म, बाकी दिमाग लगा लेना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर देना। What are the cause of the high tides, low tide formation in the ocean? High tide and low tide of the basically due to the gravity, centripetal force, centrifugal force, due to the combined effect of sun and moon। तो भाई gravity, centripetal force and the centrifugal force सारे effectively काम करते हैं इसमें। है किस, ओहो ही किस, खतरनाक शब्द है भाई। हेकिस्टोथर्म आर द प्लांट्स ग्रोइंग इन। हेकिस्टोथर्म वो प्लांट हैं जो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी ग्रो हो जाते हैं। आई गेस आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। हाँ, द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर द फ्लाइंग जेट स्ट्रीम बिकॉज ऑफ the absence of cloud and the other weatheric phenomena in this particular layer. There is no certain thing. Take a second guys, I have to see something. Anyways, let's continue here. आगे देखते हैं। Fog is simply a cloud that forms close to the earth ground. Absolutely correct. Radiation fog is associated with the radiation cooling of the earth at the night. देखो भाई रेडिएशन फॉग का मतलब क्या हो गया माय लॉर्ड, देखो ध्यान से फोकस करना। ये वाला पर्टिकुलर हमारा सरफेस है अर्थ का, जब यहां का पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है हमारा, ध्यान देना प्लीज, जब हमारा सरफेस टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, एज वी हैव सीन, जमीन जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। जब आपकी जमीन बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उसके आसपास का वाटर होता है वो भी ठंडा हो जाता है, या वाटर वेपर ठंडा हो जाता है। जब इसके आसपास का पूरा वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो बेसिकली क्या करने की कोशिश करता है कि नीचे जो आपके वाटर में एटमोस्फेयर होते, ओ सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, उनको कंडेंस करके फॉग बना देता है। तो रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद द रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड एट द नाइट। बिल्कुल सही बात है, जमीन ठंडी होने के बाद जो ठंडी एनर्जी रिलीज करती है उससे रेडिएशन फॉग बनता है। एडवेक्शन फॉग फ्रॉम when the moisture is blown over the cold surface in chilled contact by it। एडवेक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऐसा। तो जब कभी भी मॉइस्चर किसी, सपोज करो जमीन, ये सपोज करो हवाएं ऐसे जा रही थी, बीच में ठंडा सरफेस आ गया कोई, तो ये हवाएं किससे कांटेक्ट में आएंगी, ठंडे सरफेस के आ जाएंगी। उससे क्या होगा, जैसे ठंडे सरफेस से कांटेक्ट में आएंगी, कंडेंस होकर यहाँ फॉग बना देंगी। तो बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने, हेंस 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। एक सेकेंड गाइस,
आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लाउड इन द असेंडिंग ऑर्डर। भाई नीचे से ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जो क्लाउड होते हैं वो होते हैं सिरस, सिरवड मतलब सबसे ऊपर, उसके बाद सिर्रो क्यूमुलस उसके नीचे, उसके बाद आते हैं ऑल्टो, फिर आता है निम्बो। इसमें कोई बात नहीं, सबसे नीचे जो क्लाउड होते हैं उनको लिख दो निम्बस, बारिश करवाते हैं। निम्बस के ऊपर ऑल्टो, ऑल्टो के ऊपर सिरस, अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। इसी पे सबसे ऊपर के सिरस, मिड के ऑल्टो, सबसे नीचे के निम्बस। अब अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, फिर भी देख लेते हैं। सबसे नीचे होगा निम्बस 2, यहाँ पे भी 2 है, फिर 4, बिल्कुल सही बात है। फिर आ रहा है सिर्रोक्यूमुलस मतलब 1, फिर आ रहा है सिरस 3। चलो जी डी। Consider the following statement about the clouds. The two major forms of clouds are stratiform and the cumuliform. बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेटिफॉर्म जिसे अपन स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं, जो लेयरिंग में होती हैं ऐसे, और क्यूमुलिफॉर्म होते हैं जो आप बनाते हो बचपन से ऐसे कॉलीफ्लावर शेप विद अ फ्लैट बेस। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड हाई क्लाउड, मिड क्लाउड, लो क्लाउड। बिल्कुल सही बात है। स्टेटस, निम्बस स्टेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर द टाइप ऑफ हाई क्लाउड्स। अभी समझाया। स्टेटस निम्बो सबसे नीचे होता है तो हाई, खत्म हो गया। क्लाउड्स हैविंग निम्बस अटैच्ड टू देयर नेम प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल सही बात है, निम्बस बारिश ही करते हैं क्योंकि निम्बस का मतलब ही रेन होता है। 1 3 4 बिकम द राइट आंसर। ओ 1 2 4 बिकम द राइट। गाइस 76 स्लाइड्स आर देयर, राइट नाउ वी आर एट 55। मजे से पढ़ना है आपको। Which of the following is not a resultant of El Nino effect? इनमें से कौन सा एल नीनो इफेक्ट से नहीं होता? दिमाग ही घूम गया मेरा। डिस्टॉर्शन ऑफ द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। खत्म बात हो गया भाई, ज्यादा पढ़ना ही नहीं हमको। हमारे इंडियन ओशन में ये है मेडागास्कर का रीजन, ये है सोमाली का रीजन। मेडागास्कर रीजन में होता है मेस्करन हाई प्रेशर बेल्ट, यही हाई प्रेशर बेल्ट तो इफेक्ट होगा। एल नीनो के कंडीशन में यहां बन जाएगा मेस्करन लो प्रेशर बेल्ट, मामला खराब हो जाता है भाई। फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। ठीक है जी, ये तो कह रहा है फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन की तरफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आना शुरू कर जाती हैं। ऐसा तो ही ना होता है भाई। ओहो, आइसोनेफ, आइसोहेल, आइसोहलाइन, आइसोहाइप्स, 4 वर्ड दे रखे हैं। आइसोनिफ फॉर स्नोफॉल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसोहेल फॉर द सनशाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसोहलाइन फॉर सैलिनिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसोहेप्स ऑफ हो क्लाउडीनेस के लिए होता है आइसोनॉप्स। तो यहाँ पे भाई जहां हाइप्स होता है, यहाँ लैटिट्यूड, टरेन, लैंड फॉर्म को मेजर करते हैं। चौथा गलत हो गया भाई, 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट। Which of the following is the most important factor for the formation of the smog? Long winter nights, correct. Formation of temperature inversion lid, okay जी. Presence of many air pollutant resource, बिल्कुल जी. Rapid fall in the temperature with increasing height above the sea level. अच्छा ये एक ही क्वेश्चन है क्या? हाँ ठीक है ठीक है. Most important factor for the formation of smog. Smog के लिए क्या जरूरी होता है? Presence of many air pollutant resource. Smoke plus fog, smog. Which of the following land surface has the highest albedo? Snow covered mountain. Which of the following statement about inversion of temperature is or are correct? Temperature increase with the increasing altitude, absolutely correct. A long winter night with clear skies an ideal situation, absolutely correct. In a short term phenomena and is the common all over the globe except at the poles. Except भाई अगर पूरे ग्लोब पे फिनोमेना है तो पोल पे एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? 3 is incorrect, 1 and 2 become the right answer. Which of the following may be true feature of the cyclone? Temperate cyclone move from west to east with the westerlies where tropical cyclone move. Temperate cyclone move west to east with westerly. बिल्कुल सही बात है. The front side of the cyclone is known as eye of the cyclone. अच्छा जी. Cyclone possesses center of high pressure surrounded by the low crowd. Center of cyclone always having the low pressure zone.
hurricanes are well known tropical cyclones which develop over the mid latitude. Which of the following may be the true feature of the cyclone? अच्छा उसने cyclone पूछ लिया है. टेम्परेट साइक्लोन मूव, पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा अच्छा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल, हाँ हरिकेन्स आर वेल नोन टेम्परेट साइक्लोन्स बेटा, नॉट ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. Tropical evergreen rainforest biome provide optimum environmental condition for the growth of plants and the animal. Which one among the following best statement which among the following statement regarding this is not true? It has heavy rain and high temperature throughout the year. Absolutely correct. This biome is called as megathermal biome. The evergreen rainforest biome extend 10 north and 10 south of the latitude. The maximum development of this biome has taken place in the central and the southern California and the northwestern coastal lands of Africa. नहीं भाई, चौथा स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत सी है. चौथा स्टेटमेंट सही से नहीं लग रहा मुझे. बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर होता है. एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट के लिए पूछा है. एवरग्रीन ठीक है. हाई दिस बायोम इज कॉल्ड एज मेगाथर्मल बायोम. ठीक है. डी स्टेटमेंट बिकम द इनकरेक्ट वन. Which of the following statement with the regard to cloud burst are correct? It is defined as sudden localized. कितने क्वेश्चन है पर देख लेता हूं. ओह यहां तक पहुंचे हम तो 60 स्लाइडें कर ली. देयर आर 16 स्लाइड लेफ्ट. ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हो गया टाइम मोर देन 1 आवर और जो कि इनफ है. और एज यू नो देयर इज नो एयर कंडीशन, तो सिस्टम को थोड़ा रेस्ट चाहिए फिलहाल के लिए. बहुत हीट निकल के आ रही है इसमें से.